आज हम जिस अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे वो है पेनक्रियाज, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है कि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन भाग भी होता है। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। तो इसका कौन सा भाग है वो एक्सोक्राइन का कार्य करेगा और कौन सा भाग है वो एंडोक्राइन का कार्य करेगा, ये देखें। तो एक्सोक्राइन का कार्य है वो एसिनी के द्वारा संपादित होता है। ये एसिनी क्या होती है कि इसमें बहुत सारी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं एसिनी। तो एक्सोक्राइन का कार्य है वो एसिनी के द्वारा संपादित होता है और जो संख्या में लगभग 15 लाख होते हैं, यानी इनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। यह अग्नाशय का लगभग 98 से 99% भाग बनाते हैं, यानी अधिकांश भाग है वो एक्सोक्राइन प्रकार का होता है। यह अग्नाशयी रस जिसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, इसका श्रावण करते हैं। हमें पता है कि जो एक्सोक्राइन भाग होता है वो हार्मोन का श्रावण नहीं करते, तो ये पेनक्रियाटिक जूस का श्रावण करते हैं। और जो एंडोक्राइन भाग है वो हार्मोन का श्रावण करेगा। तो जो एंडोक्राइन का कार्य है वो लेगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा संपादित होता है, जिसको बोलते हैं आइसलेट ऑफ लेगरहैंस। इसको लेगरहैंस की दीपिकाएं क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लेगरहैंस, उन्होंने इनकी खोज की थी। तो जो एंडोक्राइन भाग का कार्य है वो आइसलेट ऑफ लेगरहैंस के द्वारा संपादित किया जाता है, जो कुल अग्नाशय का लगभग 1 से 2% भाग होता है। ये आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस हैं, इनमें 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको हम देखें तो सबसे पहले है अल्फा सेल्स। ये टोटल 25% भाग होती हैं और इनके द्वारा ग्लूकागोन का श्रावण किया जाता है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं वो है बीटा सेल्स। तो बीटा सेल हैं वो संख्या में सर्वाधिक होती हैं और ये 60% भाग बनाती हैं और इनके द्वारा इंसुलिन का श्रावण किया जाता है। तीसरे टाइप की हैं डेल्टा सेल्स। ये डेल्टा सेल्स हैं वो 10% भाग बनाती हैं और इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्राव किया जाता है। अगली सेल हैं गामा सेल्स। ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और इनके द्वारा गेस्ट्रिन का स्राव किया जाता है। 5वें प्रकार की सेल हैं वो हैं पीपी सेल। इनकी फुल फॉर्म होती है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स सेल्स। तो ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का स्राव करती है। ये हमने 5 प्रकार की कोशिकाएं देखी हैं। अब हम इनके कार्य देखेंगे आगे कि कौन सा हार्मोन है वो क्या कार्य संपादित करता है। तो सबसे पहले है ग्लूकागोन। तो यह हार्मोन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, हमने ये अभी देखा है। जो ग्लूकागोन है वो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस तथा ग्लूकोनियोजिनेसिस का प्रेरण करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना और ग्लूकोनियोजिनेसिस यानी ग्लूकोज का निर्माण करना, क्योंकि यह इसका काम होता है रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना। तो शर्करा की मात्रा 2 तरीके से बढ़ाता है, एक तो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा और दूसरा ग्लूकोनियोजिनेसिस के द्वारा। तो ग्लूकागोन है वो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित है और इसका काम होता है रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना। दूसरा हार्मोन हमने देखा था इंसुलिन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से लगभग बार कि प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है। तो इंसुलिन ही वह हार्मोन है जो सबसे पहले ज्ञात किया गया था। तो यह प्रथम ज्ञात हार्मोन है जो बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और यह जो ग्लूकागोन हार्मोन है इसके विपरीत कार्य करता है। यानी ग्लूकागोन है इसका काम होता है रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना और जो इंसुलिन है इसका काम होता है रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम करना या नियंत्रित करना। इंसुलिन ग्लाइकोजिनेसिस क्रिया को उत्प्रेरित करता है। यह ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह को बढ़ाता है तथा यकृत तथा रुधिर में वसा अपघटन को बढ़ाता है।
यह कीटोन बॉडीज के निर्माण को कम करता है, यानी कि जिस भी तरीके से रुधिर में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाए, तो ये कई क्रियाएं संपादित करता है जिससे रुधिर में ग्लूकोज के जो लेवल है उसको बनाए रखता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। ये डायबिटीज है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरा है डायबिटीज मेलिटस। तो जो डायबिटीज मेलिटस है वो इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। अब इसके हम लक्षण देखें तो डायबिटीज मेलिटस में क्या क्या होता है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया है, इसमें क्या होता है कि रुधिर में जो शर्करा का लेवल है वो बढ़ जाता है। दूसरा है हाइपोग्लाइसेमिया, इसमें रुधिर में ग्लूकोज की कम मात्रा हो जाती है। अगला है ग्लाइकोशूरिया, तो ग्लूकोज का उत्सर्जन है वो ग्लाइकोशूरिया कहलाता है। अगला है डायूरेसिस, या जिसको बोलते हैं पोलीयूरिया। पोली का अर्थ होता है अधिक, जहाँ कहीं भी पोली शब्द आ जाए वहाँ इसका अर्थ अधिक ही लगाना है। नाम से स्पष्ट है पोलीयूरिया, यानी यूरिया है उसके अतिरिक्त यूरिया का निर्माण और उसका उत्सर्जन है, इसको बोलते हैं पोलीयूरिया या डायूरेसिस। अगला है पोलीडिप्सिया, जहाँ भी डिप्सिया शब्द आए वो प्यास से संबंधित होता है, और पोली का अर्थ होता है अधिक, तो प्यास में वृद्धि होना यह कहलाता है पोलीडिप्सिया। अगला है पोलीफेजिया, फेजिया का अर्थ होता है भूख, पोली का अर्थ अधिक, तो भूख में वृद्धि पोलीफेजिया। और शरीर में प्रतिरक्षा का कम होना और घावों का देरी से ठीक होना, यानी कहीं पर भी चोट लग जाए तो शुगर वाले पेशेंट हैं ये, तो इनके घाव हैं वो धीरे भरेंगे। कोमा तथा अंततः मृत्यु, यानी इनका जो ये बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो जो व्यक्ति है वो कोमा में भी जा सकता है और अंत में इनकी मृत्यु भी हो सकती है। दो हार्मोन की हमने बात की है, ग्लूकागोन और इंसुलिन। तीसरा हार्मोन हमने देखा था सोमेटोस्टेटिन, तो यह डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और इसका जो कार्य देखें तो यह पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण को बढ़ाता है, और यह पीयूष ग्रंथि से जो ग्रोथ हार्मोन है उसके स्राव को नियंत्रित करता है। ये हो गए कार्य सोमेटोस्टेटिन के। इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसके स्राव को नियंत्रित कौन करता है, तो वो सोमेटोस्टेटिन करता है। अगला है गेस्ट्रिन, तो यह हार्मोन आमाशय में जठर रस के स्राव को उत्प्रेरित करता है, यानी जो गैस्ट्रिक जूस है उसके स्रावण को ये उत्प्रेरित करता है। ये गामा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और अगला हार्मोन हमने पीपी सेल्स देखी थी, यानी पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, तो यह हार्मोन अग्नाशयी रस है उसके स्रावण को प्रेरित करता है, यानी अग्नाशय में जो एक्सोक्राइन भाग था एसिनी के द्वारा जो स्रावित हो रहा था पेनक्रियाटिक जूस, उसके स्रावण का जो प्रेरण है वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स के द्वारा किया जाता है।